हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द हिडन हाफ बाय माइकल ब्लास्टलैंड की। हमारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल रहता है। हम रोजमर्रा के फैसलों, अनुभवों और नतीजों को देखकर यह मान लेते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? माइकल ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ इसी बुनियादी सवाल को उठाती है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जिसे हम नहीं देख पाते, वास्तव में कितना प्रभावशाली और निर्णायक होता है। जब हम किसी घटना या स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर हम उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यवसाय की सफलता, किसी व्यक्ति की आदतें या किसी बीमारी का इलाज। हम इनमें स्पष्ट कारणों और प्रभावों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हो सकता है इन सभी चीजों के पीछे कुछ छिपी हुई ताकतें भी काम कर रही हों जो हमारी पकड़ और समझ से बाहर हों। माइकल ब्लास्टलैंड बेहद सरल भाषा में जटिल विचारों को प्रस्तुत करते हैं। वह हमें वैज्ञानिक अध्ययनों, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों और सामाजिक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि हमारे द्वारा देखी और समझी गई दुनिया का केवल आधा हिस्सा ही सामने होता है। बाकी का हिस्सा अदृश्य, अस्पष्ट और जटिल होता है। यही है द हिडन हाफ, वो हिस्सा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसकी मौजूदगी हमारे जीवन में गहरा असर डालती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम निश्चितता की ओर आकर्षित होते हैं। हम यह मानना चाहते हैं कि अगर हम पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लें तो हम किसी भी चीज की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन यह किताब इस सोच को चुनौती देती है। यह बताती है कि कितनी बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने कारण ढूंढ लिया है, जबकि असल में हमने सिर्फ अनुमान लगाया होता है, और अक्सर ये अनुमान अधूरे या भ्रामक होते हैं। लेखक यह नहीं कह रहे कि हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि वह यह बताते हैं कि हमें अपनी समझ की सीमाओं को पहचानना चाहिए। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तभी हम सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। यह विनम्रता ही हमें बेहतर निर्णय लेने, गहराई से सोचने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी निर्णय या विश्लेषण के दौरान हमें क्या दिख रहा है से ज्यादा क्या छिपा हुआ है पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई सरकारी योजना असफल होती है तो हम आम तौर पर नीतियों या नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन शायद हमने उन सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारणों को नहीं देखा जो गहराई में काम कर रहे थे। माइकल ब्लास्टलैंड इन्हीं अनदेखे पहलुओं को उजागर करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हर कहानी का एक छिपा हुआ हिस्सा भी होता है। द हिडन हाफ सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमारी सोच की सीमाओं को दर्शाता है। यह हमें हमारी अपनी सोच के प्रति सजग बनाता है, हमारे पूर्व ग्रहों को पहचानने की प्रेरणा देता है और यह समझने में मदद करता है कि न जानना भी ज्ञान का एक रूप हो सकता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। यह किताब वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में एक गहरी अंतर्दृष्टि देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम जटिलता को स्वीकार करें, सरल उत्तरों से सावधान रहें और खुले मन से इस दुनिया को समझने की कोशिश करें। जब हम सतह के नीचे झांकते हैं तो हम उस छिपी हुई आधी दुनिया को देख पाते हैं जो हमारे निर्णयों, भावनाओं और भविष्य को आकार देती है। माइकल ब्लास्टलैंड की यह किताब उन लोगों के लिए है जो सोचने का साहस रखते हैं, जो चीजों को गहराई से समझना चाहते हैं और जो इस भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं कि हर सवाल का एक ही आसान जवाब होता है। द हिडन हाफ हमें याद दिलाती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर वो होती हैं जो हमारी नजरों से छिपी रहती हैं। हम सभी किसी न किसी तरह से यह मानकर चलते हैं कि दुनिया की घटनाएं, इंसानों का व्यवहार और किसी भी चीज का परिणाम कुछ साफ साफ कारणों से होता है। हमें यह भरोसा होता है कि अगर हम पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लें तो हम यह समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल, क्यों कुछ समाज तरक्की करते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन प्रश्नों को गहराई से देखने की कोशिश करते हैं, हमें एहसास होता है कि चीजें उतनी सीधी और स्पष्ट नहीं होती
जितनी हमें लगती हैं। माइकल ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ का पहला अध्याय इसी गलतफहमी को चुनौती देता है। वह हमें एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसे हम सभी अपनी आंखों से देख चुके हैं, लेकिन शायद कभी समझ नहीं पाए। एक उदाहरण के तौर पर लेखक एक जैसे दो गांवों की तुलना करते हैं। दोनों की जलवायु, जनसंख्या, शिक्षा और संसाधन लगभग एक जैसे हैं। फिर भी उनमें से एक गांव बहुत तेजी से विकास करता है, जबकि दूसरा सालों तक पीछे ही रह जाता है। सरकार और योजनाकार उस गांव के विकास को एक मॉडल की तरह देखने लगते हैं, यह मानकर कि उनकी योजनाओं ने काम किया। लेकिन जब वही योजना दूसरे गांव में लागू होती है तो नतीजे नहीं आते। लेखक यहीं पर ध्यान दिलाते हैं कि हम जो देख पा रहे हैं उस पर भरोसा करके चलते हैं, जबकि असली कारण शायद कहीं और छिपा हुआ होता है। हमारी सोच का तरीका ऐसा बन गया है कि हम हर चीज का कारण ढूंढना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में टॉप करता है तो हम सोचते हैं कि वह मेहनती होगा या उसके घर का माहौल अच्छा होगा। लेकिन हो सकता है कि उसके जीवन में कोई अनदेखी चीजें काम कर रही हों, शायद कोई भावनात्मक समर्थन, शायद एक मौके की सही टाइमिंग, या फिर पूरी तरह से किस्मत का खेल। लेखक इस तरह के उदाहरणों के जरिए समझाते हैं कि हर नतीजे के पीछे कारण होते जरूर हैं, लेकिन वे हमेशा उतने स्पष्ट या सीधे नहीं होते जितना हम मान लेते हैं। पहले अध्याय में माइकल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा होता है। हम अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह नहीं देख पाते। जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता, और जो छिपा होता है वही सबसे ज्यादा असर डालता है। यही है द हिडन हाफ, वह आधा हिस्सा जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। लेखक एक वैज्ञानिक प्रयोग का हवाला भी देते हैं जिसमें यह देखा गया कि समान परिस्थितियों में रखे गए दो प्रयोगों में पूरी तरह अलग नतीजे आए। जब शोधकर्ता ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें कोई सीधा कारण नहीं मिला। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन नतीजा अलग था। इससे यह बात और पक्की हो गई कि कभी-कभी परिणाम उन चीजों पर निर्भर होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। इसी अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। हमारी यह सोच कि हम चीजों को समझ सकते हैं एक भ्रम भी हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें समझने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें समझने की प्रक्रिया को थोड़ा और विनम्र बनाना चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि शायद हमें सब कुछ नहीं पता, तभी हम नए विचारों के लिए जगह बनाते हैं। यह स्वीकार करना कि कुछ हिस्सा छिपा हुआ है, दरअसल ज्ञान की शुरुआत है। यह अध्याय हमें एक और सच्चाई से रूबरू कराता है कि इंसानी दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है, लेकिन कई बार हम पैटर्न वहां भी देख लेते हैं जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं। हम संबंध जोड़ लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर उसी पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हम सिर्फ उस हिस्से को देख रहे हैं जो सतह पर तैर रहा है। जो हिस्सा पानी के नीचे है वह हमें दिखता नहीं, पर वही असल में चीजों को चला रहा होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि इस हिडन हाफ को पहचानने के लिए सिर्फ वैज्ञानिक या सामाजिक ज्ञान ही काफी नहीं होता। इसके लिए एक खुले मन, स्वीकार्यता और संदेह की जरूरत होती है। जब हम सवाल पूछते हैं क्या और भी कुछ हो सकता है, तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं। पहले अध्याय का अंत इस बात पर होता है कि अगर हम सच में दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं तो हमें यह मानने से शुरुआत करनी होगी कि हम जो जानते हैं वो अधूरा है। माइकल ब्लास्टलैंड का यह अध्याय हमें हमारे सोचने के तरीके की सीमाओं को दिखाता है। वह न तो किसी आसान जवाब की तलाश में है और न ही यह कहते हैं कि सब कुछ अज्ञात है। वह बस यह कहते हैं कि अगर हम इस छिपे हुए आधे को मान्यता देना शुरू कर दें तो हम ज्यादा सटीक, ज्यादा मानवीय और ज्यादा खुले विचारों वाले बन सकते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर हम किसी चीज का गहराई से विश्लेषण करें तो हम उसके पीछे के सही कारणों को खोज सकते हैं। यह सोच हमें तसल्ली देती है कि दुनिया एक व्यवस्थित और समझने लायक जगह है। लेकिन द हिडन हाफ के दूसरे अध्याय में माइकल ब्लास्टलैंड इस सोच को और भी अधिक चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि हमारी समझ की सबसे बड़ी सीमा यही है कि हम यह मानकर चलते हैं कि हर प्रभाव का एक स्पष्ट कारण होता है, जबकि असल दुनिया में यह संतुलन बहुत अधिक अस्थिर और जटिल होता है। अक्सर बहुत छोटे, लगभग अदृश्य से कारण
बड़े नतीजों को जन्म दे सकते हैं और हम उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाते। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं मानव शरीर की। हम यह सोचते हैं कि मेडिकल साइंस आज बहुत उन्नत है, लेकिन जब हम कुछ रोगों के इलाज की बात करते हैं तो जवाबों से ज्यादा सवाल सामने आते हैं। एक ही दवा कुछ लोगों पर असर करती है, लेकिन कुछ पर नहीं, और कभी कभी तो बिना किसी इलाज के भी लोग ठीक हो जाते हैं। यह अनिश्चितता हमारे लिए असहज होती है, क्योंकि हम स्पष्ट उत्तरों की तलाश में रहते हैं। लेकिन यह अध्याय यही सिखाता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मापा नहीं जा सकता, और जिसे हम जितना जानने की कोशिश करते हैं वह उतना ही और उलझता चला जाता है। यह अध्याय हमें कंट्रोल के भ्रम से बाहर निकालता है। हम यह मानते हैं कि यदि हम किसी सिस्टम को अच्छी तरह कंट्रोल करें, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, तो हम नतीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन लेखक इस सोच को पलटते हैं। वह कहते हैं कि हम जिन चीजों को कंट्रोल मानते हैं वे अक्सर आकस्मिक होती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी संगठन ने कोई नई नीति लागू की और अगले साल मुनाफा बढ़ गया, तो हम सीधा संबंध जोड़ लेते हैं कि नीति की वजह से ही मुनाफा आया। पर शायद यह मुनाफा किसी बाहरी वजह से आया हो, जैसे बाजार की स्थिति में बदलाव, प्रतियोगिता की कमी या मौसम का असर। दूसरे अध्याय में माइकल यह भी बताते हैं कि हम अपने निर्णयों को भी बहुत आत्मविश्वास से देखते हैं। हमें लगता है कि हमने जो किया वह सोच समझकर किया और उसका परिणाम उसी कारण से आया। लेकिन व्यवहारिक अनुसंधान बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने फैसले परिस्थितियों और मनोदशा के आधार पर लेते हैं, न कि किसी गहरी समझ या योजना के अनुसार। फिर भी हम अपने निर्णयों को समझदार और तार्किक साबित करने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं। यह मानव स्वभाव है। हम घटनाओं को क्रम में जोड़ना चाहते हैं, भले ही वे क्रम में ना हो। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि वास्तविकता एक बहुस्तरीय चीज है। हम किसी भी स्थिति को जितनी गहराई से देखने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक परतें खुलती जाती हैं। और ये परतें सिर्फ तथ्यों की नहीं होती, बल्कि संस्कृति, भावना, मनोविज्ञान और सामाजिक संदर्भ की भी होती है। किसी घटना का कारण केवल वह नहीं होता जो हमें सतह पर दिखता है, बल्कि वे अनेक चीजें होती हैं जो हमारे ध्यान से बच जाती हैं। यही है वह हिडन हाफ, जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी कहानी का जरूरी हिस्सा होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि यह छिपी हुई आधी दुनिया हमारी सोच और सिस्टम के लिए असहज है, क्योंकि इससे स्वीकार करना पड़ता है कि हम कई बार गलत होते हैं, और यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम अपने ज्ञान, अपने सिस्टम, अपने डेटा पर गर्व करते हैं। हम यह मानते हैं कि जितना ज्यादा हम माप सकते हैं, उतना ज्यादा हम समझ सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में यह साफ किया गया है कि मापना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं। डेटा हमें संकेत दे सकता है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। दूसरे अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि निश्चितता एक भ्रम है। हम जितना अपनी सोच में यकीन करते हैं, उतना ही हम उस अनिश्चितता से दूर चले जाते हैं, जो असल में सच्चाई के ज्यादा करीब होती है। लेखक कोई समाधान नहीं देते, बल्कि एक दृष्टिकोण बदलने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम चीजों को खुले मन से देखें, अगर हम यह मान लें कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते, तो हम बेहतर इंसान और बेहतर सोचने वाले बन सकते हैं। इस अध्याय के अंत तक आते आते पाठक यह महसूस करने लगता है कि कई बार जानने से ज्यादा जरूरी होता है सवाल करना। अगर हम किसी भी विषय में गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमें उस अंधेरे में भी झांकना होगा जहां जवाब नहीं, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। यही अंधेरा है, द हिडन हाफ। और जब हम उस छिपे हुए हिस्से को स्वीकार करते हैं, तभी हम दुनिया को ज्यादा ईमानदारी से देख पाते हैं। माइकल ब्लास्टलैंड इस अध्याय में कोई आसान रास्ता नहीं दिखाते। जब हम किसी व्यक्ति की सफलता या किसी योजना की असफलता को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत कारणों की खोज में लग जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लें, तो हम यह तय कर सकते हैं कि क्यों किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया या कोई विचार क्यों विफल हुआ। माइकल ब्लास्टलैंड द हिडन हाफ के तीसरे अध्याय में इसी आदत पर सवाल उठाते हैं। वे बताते हैं कि इंसान की यह प्रवृत्ति हर चीज को समझने और नियंत्रित करने की भले ही स्वाभाविक हो, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होती। वास्तव में
हमारी यह जरूरत कि हर चीज का एक स्पष्ट कारण होना चाहिए कई बार हमें भ्रम में डाल देती है। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन चौंकाने वाले सवाल से होती है। अगर हमें किसी चीज का पूरा कारण नहीं पता तो क्या इसका मतलब यह है कि वह चीज समझ से परे है? और यहीं से लेखक हमारी सोच को धीरे धीरे खोलते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दिखता, फिर भी हम उन्हें समझाने के लिए अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अचानक पढ़ाई में अच्छा करने लगता है तो हम मान लेते हैं कि शायद वह ज्यादा मेहनत कर रहा है या उसके टीचर ने उस पर ध्यान दिया। लेकिन क्या यह जरूरी है कि यही असली कारण हो सकता है वह बच्चा किसी निजी बदलाव से गुजर रहा हो जिसे हमने कभी नोटिस ही नहीं किया हो सकता है वह प्रेरणा कहीं और से आ रही हो, किसी दोस्त, किसी डर या फिर एक पल की समझदारी से। लेखक इसी तरह के सवालों से हमारे सोचने के ढांचे को झकझोरते हैं। वह कहते हैं कि जब भी कोई परिणाम दिखता है हम उसके पीछे कोई कहानी बना लेते हैं, और कहानी बनाना मानव स्वभाव है। हम चीजों को समझने के लिए एक नैरेटिव चाहते हैं, एक ऐसा क्रम जिसमें हर चीज का एक कारण और एक असर हो। लेकिन लेखक यह बताते हैं कि वास्तविकता में चीजें अक्सर इतनी क्रमबद्ध नहीं होती। वे गड़बड़, उलझी हुई और कई बार पूरी तरह से अनियंत्रित होती हैं। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात यह कही गई है कि हम अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते। हम यह मान लेते हैं कि अगर किसी चीज पर शोध हो चुका है, अगर डेटा मौजूद है तो वह सत्य है। लेकिन लेखक यह दिखाते हैं कि डेटा भी सीमित होता है। किसी शोध में जो नतीजे निकाले जाते हैं वे एक खास समय, खास परिस्थिति और खास समूह पर आधारित होते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं नतीजों को किसी दूसरी परिस्थिति पर लागू करते हैं तो वे काम नहीं करते। इससे यह स्पष्ट होता है कि डेटा हमेशा पूरे सच को नहीं दर्शाता, बल्कि वह सिर्फ एक खिड़की है जिससे हम दुनिया को देख रहे होते हैं, और उस खिड़की के बाहर बहुत कुछ छिपा होता है। माइकल इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी जटिल है और हम इसे कितना सरल बनाने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है या अच्छी नीति ही विकास लाती है, लेकिन लेखक इन सामान्यकृत बातों पर सवाल उठाते हैं। वे दिखाते हैं कि असलियत में इन बातों के पीछे बहुत सारे अनदेखे तत्व होते हैं जो हर बार बदलते रहते हैं। मेहनत करने वाला हर इंसान सफल नहीं होता और हर अच्छी नीति विकास नहीं लाती। फिर भी हम इन बातों को दोहराते हैं क्योंकि वे हमें मानसिक रूप से आराम देती हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया को समझ रहे हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे हमारी सोच एक तरह की ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित है। हम अपनी समझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं और यह भरोसा हमें गलतियों की ओर ले जाता है। जब हम सोचते हैं कि हम किसी परिस्थिति को पूरी तरह समझ चुके हैं, तभी हम सबसे ज्यादा चूकते हैं। और यही वह जगह है जहां द हिडन हाफ, वह छिपा हुआ आधा हिस्सा, हमारे सामने आता है। यह हिस्सा वह है जो हमें दिखता नहीं, पर हमारी हर धारणा को प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं कि हमें चीजों को देखने के लिए एक नया नजरिया अपनाना होगा। ऐसा नजरिया जो संदेह को जगह दे, जो स्वीकार करे कि हम अधूरे हैं और जो मान ले कि हर बात का जवाब हमारे पास नहीं है। यह आसान नहीं है क्योंकि यह हमारी सोच की बुनियाद को हिला देता है, लेकिन यही सोच हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा विनम्र और ज्यादा जागरूक बनाती है। अध्याय के अंत में माइकल एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि अनिश्चितता को अपनाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब हम यह मान लेते हैं कि शायद हम पूरी सच्चाई नहीं जानते, तो हम बेहतर सवाल पूछने लगते हैं, और यही सवाल हमें उस सच्चाई के करीब ले जाते हैं जो सतह के नीचे छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त डेटा हो, सही टूल्स हों और विश्लेषण करने की अच्छी समझ हो, तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि अगर हम किसी विषय पर रिसर्च करें तो उसमें छिपे सभी जवाब हमें मिल जाएंगे। लेकिन माइकल ब्लास्टलैंड द हिडन हाफ के चौथे अध्याय में यही सोच पूरी तरह से चुनौती दी जाती है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि डेटा, गणना और तर्क सब कुछ नहीं है। असली दुनिया इससे कहीं ज्यादा पेचीदा, अनिश्चित और अनजानी है। जब हम किसी घटना या नतीजे को पूरी तरह से तर्क और प्रमाणों से समझने की कोशिश करते हैं,
तो कई बार हम उस छिपे हुए हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जो वास्तव में सबसे ज्यादा असर डालता है। इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाले उदाहरण से होती है, जुड़वां बच्चों के विकास पर आधारित रिसर्च से। जब एक जैसे डीएनए वाले दो जुड़वां बच्चों की परवरिश अलग अलग होती है, तो उनके व्यक्तित्व, पसंद, स्वास्थ्य और जीवन के निर्णयों में बड़ा अंतर पाया जाता है। अब सवाल उठता है, अगर उनका डीएनए एक जैसा है और जीवन की शुरुआत भी एक समान रही है, तो फिर अंतर क्यों आया? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं मिलता। वैज्ञानिक कारण खोजते हैं, आंकड़े लगाए जाते हैं, लेकिन असल फर्क उस अनदेखे हिस्से में होता है जो किसी चार्ट या रिपोर्ट में मापा नहीं जा सकता। यही है द हिडन हाफ, वह हिस्सा जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन वही असल कहानी का आधार होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि इंसानों की यह प्रवृत्ति होती है कि जब भी कोई ट्रेंड या पैटर्न दिखता है, तो हम मान लेते हैं कि वही नियम है। अगर कोई छात्र लगातार अच्छे अंक लाता है, तो हम यह मान लेते हैं कि वह मेहनती है, होशियार है और उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जब वही छात्र किसी साल असफल हो जाता है, तो हमारी व्याख्या तुरंत बदल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद उसने मेहनत नहीं की या वह भटक गया। लेखक यही सवाल उठाते हैं कि क्या हम सही मायने में उसके प्रदर्शन को समझ पा रहे हैं या बस अपनी सुविधा के अनुसार कहानियां बना रहे हैं। यह अध्याय एक और गहरी बात कहता है कि हम अनिश्चितता को बहुत डर के साथ देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी नतीजे का कारण नहीं जान पाए, तो यह हमारी असफलता है। इसलिए हम अनुमान लगाते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं और ऐसा ढांचा तैयार कर लेते हैं जो हमें आराम दे। लेकिन असल में यह आराम हमारी सोच को सीमित कर देता है। लेखक यह कहते हैं कि अनिश्चितता को स्वीकार करना डर की बात नहीं, बल्कि यह ज्ञान और समझ की शुरुआत है। जब हम मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, तभी हम उन्हें देखने की ईमानदार कोशिश शुरू करते हैं। इस अध्याय में माइकल यह भी स्पष्ट करते हैं कि सिस्टम और नीतियों के स्तर पर भी हम अक्सर इस छिपे हुए हिस्से को नजरअंदाज करते हैं। जब कोई योजना फेल हो जाती है, तो हम तुरंत सतही कारण ढूंढते हैं। कहते हैं कि बजट कम था, समय पर काम नहीं हुआ या टीम सही नहीं थी। लेकिन शायद उस योजना की असफलता के पीछे वे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक पहलू थे जिन्हें कभी ध्यान में लिया ही नहीं गया। अगर हम केवल दिखने वाले कारणों तक ही सीमित रहेंगे, तो कभी भी असल जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी भाषा और सोच का तरीका भी इस समस्या को बढ़ाता है। हम जब भी कोई घटना देखते हैं, तो उसका कारण बताने की जल्दी में रहते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे कि इस कंपनी की सफलता उनके मैनेजमेंट की वजह से है, तो यह सुनने में सटीक लगता है। लेकिन यह कथन कई और छिपे हुए पहलुओं को अनदेखा कर देता है, जैसे बाजार की स्थितियां, प्रतिस्पर्धा की कमजोरी, कर्मचारियों की आंतरिक प्रेरणा या सिर्फ वक्त का सही होना। जब हम भाषा को इतने सीमित और निश्चित तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम वास्तविकता को संकुचित कर देते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी सिखाते हैं कि हमें कितनी विनम्रता के साथ ज्ञान को देखना चाहिए। यह मान लेना कि हम सब कुछ जान सकते हैं, अपने आप में एक घमंड है। ज्ञान का सच्चा स्वरूप तभी सामने आता है जब हम यह स्वीकार कर लें कि हम अधूरे हैं और हमारे आसपास की दुनिया उससे भी ज्यादा जटिल है जितनी हमें लगती है। जब हम नजर आने वाले कारणों को मान्यता देते हैं, तभी हमारी सोच का विस्तार होता है। अध्याय के अंत में लेखक एक जरूरी बात कहते हैं कि इस छिपे हुए आधे हिस्से को जानने का कोई आसान तरीका नहीं है। हमें इस विचार के साथ जीना सीखना होगा कि हर चीज को हम कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, हम में से हर कोई किसी न किसी स्तर पर यह मानकर चलता है कि अगर कोई प्रक्रिया 2 बार एक जैसी हो, तो उसका परिणाम भी एक जैसा ही होगा। हम यह सोचते हैं कि समान कारणों से हमेशा समान नतीजे मिलते हैं। यह धारणा हमें दुनिया को समझने में सहूलियत देती है और हमारे दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि हम चीजों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन द हिडन हाफ के 5वें अध्याय में माइकल ब्लास्टलैंड इस धारणा को गहराई से खंगालते हैं और दिखाते हैं कि हमारी दुनिया इतनी सरल और पूर्वानुमेय नहीं है जितनी हमें लगती है। वे बताते हैं कि एक जैसी परिस्थितियों में भी अलग अलग नतीजे आ सकते हैं और यह फर्क अक्सर उस छिपी हुई आधी दुनिया से आता है जिसे हम देख ही नहीं पाते।
इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण उदाहरण साझा करते हैं, एक जैसे उत्पादों वाली दो कंपनियों का। दोनों ने लगभग एक जैसे संसाधनों, मार्केटिंग रणनीतियों और टीम संरचना के साथ कारोबार शुरू किया। शुरू में दोनों की ग्रोथ भी लगभग समान रही, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक कंपनी बहुत आगे निकल गई और दूसरी घाटे में चली गई। विश्लेषक पीछे मुड़कर देखने लगे और कारण ढूंढने लगे। किसी ने नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने कर्मचारियों की संस्कृति को और किसी ने बाजार के मूड को, लेकिन कोई एक निश्चित कारण सामने नहीं आया। हर कोण से देखने पर कोई नई बात दिखती थी, लेकिन कभी पूरी तस्वीर नहीं बनती थी। यह उस हिडन हाफ का ही उदाहरण है, वो हिस्सा जो फैसलों, नतीजों और घटनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन हमारी पकड़ से बाहर रहता है। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस भ्रम से अछूता नहीं है। जब किसी शोध में कुछ खास नतीजे आते हैं तो वे केवल उसी प्रयोग की परिस्थितियों के लिए सच होते हैं, लेकिन जब वही प्रयोग दोबारा किया जाता है तो नतीजे अलग हो सकते हैं। इसे रेप्लिकेशन क्राइसिस कहा जाता है और यह आज की वैज्ञानिक दुनिया की एक बड़ी चुनौती है। यह दिखाता है कि हमारी बहुत सी मान्यताएं स्थिर नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि विज्ञान झूठ है, बल्कि यह कि हमें अपने निष्कर्षों के प्रति थोड़ा विनम्र और सतर्क होना चाहिए। यह अध्याय यह भी समझाता है कि हम इंसानों को स्पष्टता और कारण प्रभाव की सरल कहानियां पसंद आती हैं। अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो हम तुरंत कारण खोजते हैं। शायद उसने पढ़ाई नहीं की या वह ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन हो सकता है कि उस समय उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा हो, या हो सकता है कि उसका दिमाग उस समय कुछ और सोच रहा हो, या वह किसी मानसिक उलझन से गुजर रहा हो। हम कभी इन अदृश्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वे हमारी व्याख्या को जटिल बना देते हैं, लेकिन असल जिंदगी सरल नहीं होती और यही बात लेखक बार बार सामने लाते हैं। माइकल यह भी बताते हैं कि जब हम किसी एक घटना को देखते हैं तो हम उसके बारे में जो सोच बनाते हैं वह अक्सर सीमित होती है। हम कुछ पहलुओं को चुनकर बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो हम सोचते हैं कि वह हमेशा ही शानदार रहेगा, लेकिन अगर वह अचानक खराब खेलने लगे तो हम या तो उसे आउट ऑफ फॉर्म कह देते हैं या फिर निजी जीवन को दोष देते हैं। हम कभी यह स्वीकार नहीं करते कि हो सकता है इसमें कोई स्पष्ट कारण ही ना हो सकता है वह केवल किस्मत, संयोग या अनजानी चीजों का असर हो। यह अध्याय हमें इस विचार से भी जोड़ता है कि दुनिया को नियंत्रित करने की हमारी चाहत कई बार हमें धोखे में डाल देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर पहलू पर ध्यान दें, हर रिस्क को आंक लें तो हम फेल नहीं होंगे, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें झटका लगता है, जबकि असल में कई बार असफलता किसी स्पष्ट कारण की वजह से नहीं बल्कि उस छिपे हुए हिस्से की वजह से होती है जिसे हमने देखा ही नहीं। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि नियंत्रण की हमारी भावना अक्सर एक भ्रम होती है। नियंत्रण का होना और नियंत्रण का अनुभव करना दोनों अलग अलग बातें हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि जब हम अपने फैसलों का रिव्यू करते हैं तो हमें अपने पूर्वग्रहों और सीमाओं को भी पहचानना चाहिए। यह सोचना कि हम हमेशा तर्कसंगत निर्णय लेते हैं एक बहुत बड़ा भ्रम है। कई बार हम ऐसे कारणों से फैसले लेते हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं समझते, कभी भावनाओं में बहकर, कभी सामाजिक दबाव में आकर, तो कभी केवल इसलिए कि हमें कुछ करना ही था। लेकिन फिर भी हम अपने हर फैसले के पीछे कोई न कोई तर्क ढूंढ लेते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यही जगह है जहां हिडन हाफ की भूमिका शुरू होती है। 5वें अध्याय का सबसे जरूरी संदेश यही है कि हम जितना भी जान लें, समझ लें या माप लें, फिर भी कुछ हिस्सा हमेशा छिपा रहेगा और वह हिस्सा अक्सर सबसे अहम होता है। यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है। जब हम अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखते हैं तभी हम बेहतर सोचने, समझने और निर्णय लेने की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच के तरीकों पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है। द हिडन हाफ का यह हिस्सा गहराई से यह दिखाता है कि वास्तविकता कितनी अनिश्चित, उलझी और अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन यही जटिलता अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं तो हमें ज्यादा मानवीय बना देती है।
यह अध्याय न केवल ज्ञान के बारे में है, बल्कि उस विनम्रता के बारे में है जो ज्ञान के साथ आनी चाहिए। क्योंकि सच तो यह है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीजें वे होती हैं जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। हम अक्सर यह मानते हैं कि अगर हम काफी मेहनत करें, सही आंकड़े जुटाएं, अच्छी योजनाएं बनाएं और विशेषज्ञों की सलाह लें, तो हम जिंदगी के फैसलों को बेहतर और सटीक बना सकते हैं। यह सोच काफी सुकून देती है, क्योंकि इससे हमें यह महसूस होता है कि हम चीजों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन द हिडन हाफ किताब के आखिरी हिस्से में माइकल ब्लास्टलैंड यह बहुत ही बारीकी से समझाते हैं कि हम जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लें, जितना भी सोच विचार कर लें, फिर भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते और न ही पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। यही हिस्सा है द हिडन हाफ, वो अदृश्य क्षेत्र जो हर निर्णय, हर बदलाव, हर नतीजे को प्रभावित करता है। किताब का अंत न तो किसी समाधान के साथ होता है और न ही किसी पक्के निष्कर्ष के साथ, बल्कि यह हमें एक जरूरी सबक देता है। वह है विनम्रता का। माइकल बार बार यह बताते हैं कि हम अपने ज्ञान को लेकर जितना भी गर्व करें, उसमें हमेशा एक अधूरापन रहेगा। हम सोचते हैं कि हम जिस दुनिया को देख रहे हैं वह पूरी है, लेकिन वह केवल एक हिस्सा है। हमारे आसपास जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा वह है जो दिखता नहीं, और वही अदृश्य हिस्सा असल में हमारी दुनिया को आकार देता है। इसी वजह से लेखक यह सुझाव नहीं देते कि हमें समाधान खोजने बंद कर देने चाहिए, बल्कि वह हमें इस ओर ले जाते हैं कि हमें अपने समाधान, अपने सिद्धांत और अपने पूर्वानुमानों के प्रति थोड़ा संदेह बनाए रखना चाहिए। इस अध्याय में लेखक यह भी कहते हैं कि हमारी सोच की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अनिश्चितता को बहुत जल्दी खतरे के रूप में देखने लगते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे तो वह गलत है या फिर हमारी गलती है। लेकिन अनिश्चितता हमेशा खतरा नहीं होती, कई बार वह संभावना भी होती है। यह एक खिड़की है जो हमें अपनी सीमाओं से आगे देखने के लिए मजबूर करती है। जब हम मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम और जानने की दिशा में बढ़ते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे निर्णय सही भी हो सकते हैं और गलत भी, तभी हम और बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। किताब यह भी दिखाती है कि हमारी दुनिया जितनी जटिल है, उतनी ही अप्रत्याशित भी है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वह विज्ञान हो, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या फिर आम जिंदगी, हर जगह ऐसे तत्व हैं जो न तो हमारे नियंत्रण में हैं और न ही हमारी समझ में पूरी तरह आते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई योजना फेल हो जाती है तो हम उसमें दोष ढूंढने लगते हैं। शायद कोई गलत निर्णय लिया गया या आंकड़ों का विश्लेषण गलत हुआ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्पष्ट गलती नहीं हुई होती, फिर भी नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। यही वह हिडन हाफ है जो फैसलों के बीच छिपा होता है। माइकल इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह सोच कि हमें सब कुछ पता चल सकता है, कई बार घातक साबित होती है। यह सोच हमें अति आत्मविश्वास की ओर ले जाती है, जहां हम यह मान लेते हैं कि हमारी योजनाएं अचूक हैं, हमारे विश्लेषण बिल्कुल सटीक हैं और हम कोई बड़ी गलती नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास बार बार यह दिखाता है कि ऐसी सोच ही सबसे बड़ी भूल होती है। जब हम खुद को और अपने तरीकों को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हो जाते हैं, तो हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो असल में सबसे ज्यादा असर डालती हैं। यह किताब हमें इस आत्मविश्वास से बाहर निकालकर एक ऐसे स्थान पर ले आती है जहां हम खुद को लगातार चुनौती देते रहते हैं। अंत में लेखक यह नहीं कहते कि हमें योजना बनाना छोड़ देना चाहिए या निर्णय लेने से डरना चाहिए, बल्कि वह कहते हैं कि हमें यह मानना चाहिए कि हर निर्णय, हर योजना और हर विश्लेषण में कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं देख पा रहे, और उस अदृश्य हिस्से के होने को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम हर चीज का पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते, तो हम अधिक सतर्क, अधिक खुले और अधिक विनम्र बन जाते हैं। यह विनम्रता नकारात्मक नहीं है, बल्कि यही वह गुण है जो हमें बेहतर वैज्ञानिक, बेहतर नेता, बेहतर इंसान बनाता है। द हिडन हाफ का अंत हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि सोचने का एक नया तरीका भी देता है। यह हमें बताता है कि दुनिया को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है यह समझना कि हम उसे पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते।
ये किताब अनिश्चितता से डराने के लिए नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करने के लिए लिखी गई है। ये हमें सिखाती है कि जटिलता से भागने की बजाय हमें उसमें धैर्य और समझदारी से उतरना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सबसे गहरी समझ वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।